तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। आज हम बात कर रहे हैं 1830 की उस मशहूर फ्रांसीसी क्रांति की, जिसे दुनिया जुलाई क्रांति के नाम से बेहतर जानती है। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। ये एक ऐसा भूचाल था जिसने फ्रांस की राजनीति की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। चलिए इतिहास के इस पन्ने को पलटकर देखते हैं कि आखिर सत्ता की एक नई परिभाषा कैसे लिखी गई। एक पल के लिए सोचना जरूरी है कि आखिर क्या होता है जब एक निरंकुश राजा अचानक से प्रेस की आजादी छीन लेता है। ये कोई काल्पनिक सवाल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो वही असल चिंगारी है जिसने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। जानकारी पर नियंत्रण करना और आम जनता की आवाज को खामोश करने की कोशिश, ये हमेशा से एक बेहद खतरनाक खेल रहा है और 1830 में बिल्कुल यही हुआ। राजा चार्ल्स दशम ने जुलाई ऑर्डिनेंस के जरिए प्रेस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए कि इसने एक भयंकर राष्ट्रव्यापी विद्रोह को जन्म दे दिया। इस संघर्ष की पूरी बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त सत्ता का केंद्र था पेरिस, जहां बोरबोन वंश के राजा चार्ल्स दशम का राज चल रहा था। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई उदार राजशाही नहीं थी, बल्कि एक चरम निरंकुश व्यवस्था थी। चार्ल्स दशम की नीतियां आम जनता को बुरी तरह से कुचल रही थीं। उनका कहा ही कानून था और नागरिकों के अधिकारों की तो जैसे कोई कीमत ही नहीं बची थी। इसी घुटन ने आगे चलकर पेरिस की सड़कों पर एक भारी असंतोष को जन्म दिया। अब जनता का ये दबाव हमेशा के लिए तो दबाकर नहीं रखा जा सकता था। 27, 28 और 29 जुलाई 1830 इतिहास में जुलाई के 3 दिन के रूप में दर्ज ये तारीखें इस क्रांति की तेज गति की गवाह बनी। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि दशकों पुराना एक स्थापित निरंकुश शासन केवल 3 दिनों के भीतर कैसे चरमरा गया। पेरिस की सड़कों पर हुए इन 3 दिनों के लगातार संघर्ष ने फ्रांस के इतिहास की धारा को पूरी तरह से मोड़ दिया। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर क्रांतियों को सिर्फ बड़े नेताओं या सेना के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस पूरी क्रांति का नेतृत्व असल में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास ने किया था। इस 1830 के विद्रोह की मुख्य प्रेरक शक्ति यही वर्ग था। पत्रकार, व्यापारी और आम पेशेवर लोगों ने यह तय कर लिया था कि चार्ल्स दशम की तानाशाही और प्रेस पर प्रतिबंध अब और बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनकी इसी एकजुटता ने इस क्रांति को आखिरकार सफलता तक पहुंचाया। इस विशाल विद्रोह में यहां सबसे अहम बात यह निकल कर आई कि इसका तात्कालिक प्रभाव पूरी तरह से ऐतिहासिक था। शक्तिशाली राजा चार्ल्स दशम को मजबूर होकर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। केवल 3 दिनों के भारी विरोध और सड़कों पर हुए संघर्ष के बाद बोरबोन शासक पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गया। वो निरंकुश शासन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण था कि जब जन विद्रोह अपने चरम पर होता है तो बड़े से बड़ा सिंहासन भी हिल जाता है। इसके नतीजे में 1830 से पहले और बाद के फ्रांस में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिला। क्रांति ने चार्ल्स दशम की निरंकुश राजशाही का हमेशा के लिए अंत कर दिया और उसकी जगह स्थापित हुआ एक संवैधानिक राजतंत्र। सत्ता की बागडोर अब नए शासक लुई फिलिप के हाथों में थी। ये किसी एक व्यक्ति के मनमाने शासन से हटकर संविधान और नियमों पर आधारित एक नई प्रणाली की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। नए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के साथ ही राष्ट्र ने अपनी एक नई पहचान को गले लगाया और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि फ्रांस में तिरंगा झंडा क्यों अपनाया गया। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा या रंगों का समूह बिल्कुल नहीं था। ये नई व्यवस्था और बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये तिरंगा इस बात की खुली घोषणा थी कि फ्रांस अब पुराने निरंकुश दौर की बेड़ियों को तोड़कर एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। ये स्पष्ट है कि कोई भी सफल क्रांति कभी भी अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। उसका प्रभाव लहरों की तरह फैलता है। जुलाई क्रांति ने फ्रांस की सरहदों से बाहर निकलकर पूरे यूरोप में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को एक जबरदस्त हवा दी। इसका सबसे सीधा असर बेल्जियम पर पड़ा, जिसने फ्रांस से प्रेरित होकर नीदरलैंड से अपनी आज़ादी छीन ली। पेरिस में उठी उस एक चिंगारी ने वाकई पूरे यूरोपीय महाद्वीप को जगा दिया था। इस सारी ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे बड़ा निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। जनता की सामूहिक शक्ति को किसी भी हालत में कम नहीं आंका जा सकता। 1830 की इस क्रांति ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि जब आम लोग, विशेषकर मध्यम वर्ग, एकजुट होते हैं तो कोई भी तानाशाही, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उनके संयुक्त संकल्प के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती।
इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर जनता का एकजुट विरोध एक शक्तिशाली और निरंकुश राजवंश को केवल 3 दिनों में उखाड़ फेंक सकता है, तो एक पूरी तरह से एकजुट समाज के लिए आखिर क्या सीमाएं बचती हैं? क्या सच में ऐसा कुछ है जिसे एक साथ आकर हासिल नहीं किया जा सकता? इतिहास की ये घटना केवल अतीत का एक पन्ना मात्र नहीं है, ये सार्वजनिक एकता की असीमित शक्ति का सबसे ठोस प्रमाण है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।